जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। साथियों, आज क्रैश कोर्स का तीसरा क्लास लेकर आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ हूं। यह क्लास आपके लिए काफी शानदार सा होगा। तो सबसे पहले यदि आप क्लास फर्स्ट और सेकंड यदि आप वॉच ना किए हो तो सबसे पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में क्लास 1 और क्लास 2 ये दोनों ही यदि आप सेशन को देख लेते हैं तब ये आपके लिए तीसरा सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं इस सेशन में, जैसा कि आपको पता होगा कि ये क्रैश कोर्स मैंने चलाया है 10th के लिए, जो 2025 में होने वाले एग्जामिनेशन में काफी बेहतर साबित होगा आपके लिए। और इसमें हम बिंदुवार तरीके से टॉपिक वाइज सारे प्रश्नों को रखने वाले हैं जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो फिलहाल आज हम जो सवाल कराने वाले हैं ये आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे एग्जामिनेशन में, जो काफी महत्वपूर्ण है, जो कई बार पिछले कई सारे एग्जामिनेशन में 10वीं कक्षा में पूछा गया है हर बार। तो जैसा आप सवाल देख रहे होंगे कि इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिला होगा कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बड़ा ही फेवरेट सवाल है बिहार बोर्ड वाले का। ये हर बार दिया जाता है एग्जामिनेशन में। यदि आप बीबीडी या फिर ब्रिलियंट या फिर कई गेस पेपर यदि आप देखे होंगे, यदि या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको वहां मिलता है कि सिद्ध करें रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं आपको आज ये बड़ा ही सुंदर तरीके से और इजी वे में समझाने का प्रयास करता हूं। शायद ये आपको आता भी होगा और आना भी चाहिए। तो सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। इसे सिद्ध करने के लिए दो मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और वो दोनों ही मेथड हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो यदि हम लोग को, मैं पहले कक्षा में आपको पढ़ा चुका हूं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है ना। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं हम लोग, तो जब किसी का भी अंडर रूट का वैल्यू, रूट के अंदर जो हमारा नंबर होता है उसका वैल्यू जब हम लोग एक होल नंबर में या फिर एक नेचुरल नंबर में नहीं निकाल पाते हैं, है ना, इन द सेंस ऑफ उसका हम लोग डेसिमल में निकाल पाते हैं, तब हमारा ये संख्या अपरिमेय कहलाता है ना। तो ये रूट 5 एक अपरिमेय है। इसे प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले लिखना होगा ना कि आप मान लीजिए इसको, आप उल्टा मानिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है ना। आपको ये मानना पड़ेगा कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है ना, मान लिए हम लोग। यानी अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लोग परिमेय मान लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या यदि है तो ये परिमेय संख्या रूट 5 जो होगा वो हमारा p बटा क्यू के बराबर होगा। कोई भी संख्याएं अगर परिमेय है तो वो किसके बराबर होंगे, p बटा क्यू के बराबर होगा। और p बटा क्यू के बराबर होगा और इसका एक कंडीशन होता है कि यहाँ पे जो है q का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। आपको साथ ही साथ ये भी एक बात यहाँ पे लिखना होगा कि p और q में जो नंबर्स आएंगे, यहाँ पे जो नंबर लिखे जाएंगे, ये नंबर जो होगा p और q के जगह पे ये सहअभाज्य संख्याएं होता है ना। यहाँ पे जितने भी परिमेय संख्या है वो सारे परिमेय संख्याएं को, परिमेय संख्या का यदि HCF निकाला जाए तो सारे परिमेय संख्या का HCF 1 आता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं जो होगा वो सहअभाज्य संख्याएं होता ही है। तो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, सहअभाज्य का मतलब होता है कि जहां पे दोनों संख्या का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये जो हम P और Q लिए हैं ना, ये P और जो Q लिए हैं ये हमारा सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिखना होगा कि P और Q एक कैसा संख्या है, सहअभाज्य संख्या है ना। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सहअभाज्य संख्या क्या है भाई, तो आपको पहले ही दिन की क्लास में बताए हैं हम कि सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या है। आप यहाँ भी समझ सकते हैं। तो दो संख्या को यदि हम लेंगे ना तो वो उसका HCF 1 आना चाहिए, तो उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं, यदि आपको कंफ्यूजन हो, आपको लग रहा होगा कि सर सारे परिमेय संख्या सहअभाज्य कैसे होंगे, है ना, तो आप देख लो ना, सिंपल मैंने लिखा है 15/7। तो 15/7 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है ना भाई। p बटा q का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या है। और q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में। अगर ऊपर में 0 है ना तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 0 कैसी संख्या है, तो 0 ये तो हमारा पूर्ण संख्या है, और इसके साथ साथ ये क्या है, इसके साथ साथ ये परिमेय भी हो सकता है क्योंकि इसके नीचे 1 है ना। कंडीशन तो ये है कि ऊपर में कोई डिजिट हो और नीचे में 0 हो तब ये परिमेय संख्या नहीं होगा। एक बात क्लियर है। अब हम आपको ये समझा रहे हैं कि जितना भी नंबर है हमारा परिमेय संख्या, एवरी रेशनल नंबर जो है हमारा कैन बी क्या हो सकता है, वो कोप्राइम नंबर हो सकता है, सहअभाज्य संख्या हो सकता है ना। वो प्रूव करके देख लो आप। 7 को अगर हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे ना तो 7 दूनी कितना हो गया हमारा 14। 1 को 7 से भागा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो ये हमारा इसका HCF कितना हो गया बताओ, इसका HCF कितना हो गया, इसका HCF भी तो 1 हो ना भाई। अब तुम कह रहे होगे सर कोई आप ऐसा नंबर ले लीजिए जिसका HCF 1 ही आता है। नहीं भाई,
कोई भी नंबर तुम बोलोगे, यदि कमेंट बॉक्स में रख दो आप, कोई भी नंबर यदि आप बोलते हो ना तो उसका एचसीएफ एक ही होता है। हाँ, इसमें से कुछ तेज बच्चा आएगा, वो बोलेगा हमको कि सर 20 यदि 8 ले लेते हैं, 20/8, तो इसका एचसीएफ एक नहीं होगा। भाई सबसे पहले तो इस रेशनल नंबर को हम लोग डिविजिबल कर सकते हैं, काट सकते हैं, है ना। तो इसको काट दो पहले, तुम जब तक कटता है उसको काट लो। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10, ये कितना हो गया 4, ये कितना है हमारा 5, और ये कितना हो गया हमारा 2। अब तुम 2 को 5 से कर लो ना भाई, अब 2 को 5 से कर लो ना, आएगा एचसीएफ। तो 2 दूनी कितना हो गया हमारा 4, 1 2, एचसीएफ कितना आएगा बताओ, एक आया ना। तुम कोई भी संख्या बोल लो परिमेय संख्या का, सभी परिमेय संख्याएं का एचसीएफ एक ही आएगा, यदि पी और क्यू को अलग अलग हम लोग डिवाइड करके देखें तो, है ना। तो कुल मिलाकर के बात यही होगा कि अगर परिमेय संख्या है तो क्या होना चाहिए बताओ, यदि परिमेय संख्या है तो क्या होना चाहिए, यदि परिमेय संख्या है तो वह सह अभाज्य होना ही चाहिए। बातें क्लियर है। अब चलो आगे चलते हैं। अब जब तुम √5 बराबर पी बटा क्यू लिखे हो ना, तो इसी के नीचे तुमको लिखना होगा क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तुम क्या करो ना कि इसको वर्ग करवा दो, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। यदि तुम वर्ग करते हो तो क्या आएगा बताओ, दोनों तरफ तुम यदि वर्ग करते हो तो तुम्हें पता है ना कि √5 का स्क्वायर इस तरह से करेंगे, और क्या यहाँ पे लिखेंगे पी बटा क्यू का होल स्क्वायर लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताओ। अब यहाँ से स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, ये हर लोग जानता है, ये बच्चा बच्चा जानता है। तो यहाँ हमारा कितना आ गया 5, और यहाँ पे नंबर कितना आ गया हमारे पास पी स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा 5 आ गया, यहाँ पे हमारा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ गया, है ना। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से क्या करना है तुमको कि 5, यहाँ पे 5 लिखना है, और ये क्यू स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई में ला दो, तो ये 5 क्यू स्क्वायर, है ना। जिसका भी डिनोमिनेटर इधर में है ना, तो वो इक्वल साइड के इधर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता है। आपको पता है ना कि कोई भी अंक हमारा भाग में है तो वो मल्टीप्लाई के सॉरी अगर वो इक्वल टू के बराबर में अगर निशान लगा हुआ है तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ 5 क्यू स्क्वायर हो गया ना, और इधर क्या हो गया हमारा पी स्क्वायर। अब तुम क्या करना है ना तुमको कि यहाँ से क्यू स्क्वायर का मान निकाल लो, तुम यहाँ से क्या निकाल लोगे, क्यू स्क्वायर का मान निकाल लोगे। यदि तुम क्यू स्क्वायर का मान निकाल लोगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आ गया पी स्क्वायर, और बटा में कितना हो गया 5, है ना। यहाँ से यदि क्यू स्क्वायर का मान निकाले हैं हम लोग तो हमारे पास नंबर क्या आया है पी स्क्वायर बटा 5। ये पी स्क्वायर बटा 5 क्या कहता है बताओ, ये पी स्क्वायर बटा 5 हम लोगों को क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना, ये कह रहा है कि पी स्क्वायर के जगह पर यदि कोई नंबर आप लोगे तो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये पी किसका डिवाइडेबल है, ये किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से। पी स्क्वायर जो नंबर है हमारा वो किससे डिवाइड होगा 5 से, होगा नहीं होगा बताओ। तो 5 किसका गुणनखंड हो गया पी स्क्वायर का। डिविजिबल मतलब क्या होता है गुणनखंड। कोई भी नंबर यदि किसी को काट देता है तो वो उसका फैक्टर कहलाता है, वो उसका गुणनखंड हो जाएंगे, है ना बात। तो पी स्क्वायर किससे डिविजिबल हो जा रहा है 5 से, है ना। इसका मतलब है कि पी स्क्वायर का गुणनखंड कौन होगा बताओ, पी स्क्वायर का गुणनखंड कितना होगा, पी स्क्वायर का गुणनखंड कौन है, पी स्क्वायर का गुणनखंड कितना है 5 है, पी स्क्वायर का गुणनखंड कितना है 5 है ना। अब आगे बताओ, जब पी स्क्वायर का गुणनखंड 5 है तो क्या पी का भी होगा, है तो पी का गुणनखंड भी क्या होगा, पी का गुणनखंड भी 5 होगा, होगा नहीं होगा बोलो, पी का भी तो गुणनखंड 5 होगा। यदि कोई नंबर हमारा 5 से कटता है तो उसका स्क्वायर भी 5 से कटेगा। भाई पी का वैल्यू रख दो, तुम पी का वैल्यू रख दो, यदि तुमको प्रॉब्लम है तो 5 रख दो मान लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर और बटा में कितना हो गया 5, है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 कट जाएगा ना ये, हाँ। तो जब 5 स्क्वायर 5 से कट रहा है तो क्या 5 से 5 नहीं कटेंगे, ये भी कट जाएगा। यदि स्क्वायर 5, ये स्क्वायर वाला नंबर यदि 5 से कट रहा है तो बिना स्क्वायर का नंबर पी भी किससे कटेगा 5 से कटेगा, है ना। तो ये पी स्क्वायर का गुणनखंड यदि 5 है तो पी का गुणनखंड कौन होगा, है ना, 5 भी होंगे। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये बात हिंदी में कि अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर जो है हमारा ये वाला वैल्यू, है ना, जो पी होगा यहाँ पे वो हमेशा 5c के बराबर होगा। c क्या है यहाँ पे, तो c एक पूर्णांक है, ये बातें आपको लिखना होगा। c एक क्या है, पूर्णांक है। ये बातें जरा समझने का प्रयास कीजिए कि ये क्या कह रहा है। p बराबर 5c का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पी स्क्वायर है ना, यहाँ पे कोई भी नंबर जब हम लोग रखेंगे ना तो वो 5 से क्या होगा, 5 का ही गुणनखंड होगा। देखो यहाँ लिखे हैं हम p का गुणनखंड 5 होगा,
P का गुणनखंड 5 होगा। ये लाइन इस बात को तय कर रहा है कि P का गुणनखंड 5 होगा। तब P का गुणनखंड 5 होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 5C। C के जगह पे कोई भी पूर्णांक रखा जा सकता है, कोई भी नंबर आ सकते हैं। जब भी होगा P का मान तो वो क्या होगा, 5 से कटने ही वाला होगा, यानी 5 का मल्टीपल्स ही होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं P बराबर 5C। अब क्या है कि P का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, अगर हम लोग इसको प्रतिस्थापित करते हैं तब क्या होगा, प्रतिस्थापित करने पर तो P का मान यदि हम लोग समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करते हैं तो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या कहता है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटा में क्या है 5। तो यहाँ पे किसका मान रखना है बताओ, यहाँ पे पी स्क्वायर का मान, P का मान रखना है ना 5C। तो P के जगह पर यदि हम लोग 5C लिखेंगे तो 5C का होल स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा 5। तो 5C का स्क्वायर यदि देखा जाए तो 25C स्क्वायर और बटा में क्या आ जाएगा 5। 5 से 5 यदि कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5C स्क्वायर। तो किसकी वैल्यू आ गई बताओ, क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 5C स्क्वायर आ गया ना। क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 5C स्क्वायर आ गया। यहां से यदि हम C स्क्वायर का मान निकालना चाहेंगे, तो क्यू स्क्वायर बटा कितना हो गया 5। अब बताओ हमको कि क्यू स्क्वायर बटा 5 हमें क्या बताता है, क्या हमें ये नहीं बता रहा है कि क्यू स्क्वायर का गुणनखंड 5 है। इसके नीचे लिखेंगे, क्या हमें ये बातें नहीं लग रहा है कि क्यू स्क्वायर का गुणनखंड 5 है। बताओ, ये 5 नीचे में आ रहा है, इसका मतलब क्या है भाई कि 5 क्यू स्क्वायर को काट देगा ना। तो हम लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर का गुणनखंड 5 है। और क्यू स्क्वायर का गुणनखंड जब 5 है तो क्यू का भी गुणनखंड क्या होगा बताओ, तो क्यू का गुणनखंड क्या होगा 5 होगा। क्यू का गुणनखंड क्या होगा 5 होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा ना। तो यहाँ पे लिखे हैं कि पी स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, P का गुणनखंड 5 है, क्यू स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, क्यू का गुणनखंड 5 है। तो नीचे में लिखेंगे है ना, यहाँ P और Q का गुणनखंड 5 है। यहाँ P और Q का गुणनखंड कितना है 5 है ना। और बताओ, जब यहां लिखा है कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, यदि √5 हमारा P बटा Q है और P बटा Q जब है परिमेय संख्या है तो P और Q कैसा होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या। अब मैंने आपको बताया कि सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि P और Q का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी इसका गुणनखंड 1 ही हो। माने एक ही टेबल से एक का पहाड़ा ही ऐसा है जो P और Q को काट सकता है, बाकी दुनिया का कोई पहाड़ा P और Q को नहीं काट सकता है। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है कि P और Q का गुणनखंड 5 है, यानी 5 एक ऐसा नंबर है जो P और Q को काट दे रहा है। इसका मतलब इसका HCF कभी भी 1 होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। P और Q क्या है, इसलिए कर देंगे, इसलिए P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है ना। और जब सहअभाज्य संख्या नहीं है तो हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिर नीचे लिखेंगे, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। ये बातें आपको ध्यान से समझना है। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर दिए, साबित कर दिए, है ना। तो अगर आप √2 को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे √2 लिखोगे, है ना। सब जगह सेम एज इट हम लोग तुरंत बदल देंगे। भाई अगर √2 एक परिमेय संख्या लिखना है आपको तो हम इसको भी प्रूव करके बता रहे हैं। मान लीजिए कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है, तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बटा Q, जहां P Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब P और Q कैसा संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब हमको क्या बताया कि P और Q का HCF 1 आना चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। अब दोनों तरफ आपको वर्ग करना है, तो जब वर्ग करिएगा तो √2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, P बटा Q के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से √2 का स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, स्क्वायर से √2 आ जाएगा, P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ 2Q स्क्वायर आ जाएगा ना, यहाँ पे बराबर में क्या हो गया P स्क्वायर। यहाँ से Q स्क्वायर का मान निकालोगे तो P स्क्वायर ऊपर और Q स्क्वायर के बगल वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब तुमको बस इतना ही करना है कि सब जगह 2 लिखना है। तो P स्क्वायर का गुणनखंड कितना होगा बोलो हमको, 2 होगा कि नहीं होगा बोलो। और फिर P का भी गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2, है ना। क्योंकि अगर किसी भी स्क्वायर नंबर को P स्क्वायर को यदि 2 काट रहा है तो P को भी 2 काटेगा। तो P का गुणनखंड कौन हो गया, 2। अब P का गुणनखंड 2 कहने का मतलब क्या है कि P बराबर क्या हो जाएगा 2C।
है ना। ये कैसे है, ये बातें समझना होगा तुमको। कई बार समझा रहे हैं हम कि p का मान 2c क्यों लिखें, है ना। तो p का मान 2c ये बता रहा है कि p जो है हमारा p का गुणनखंड 2 होगा। तो p का जब गुणनखंड 2 होगा तो देखो गुणा में 2 लिखा है ना, यहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता है, तो ये हमेशा p का मान 2 का गुणनखंड होगा, है ना। p जो है हमेशा वो 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ बगल में लिखे भी हैं कि c एक पूर्णांक है। फिर p का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण फर्स्ट यहाँ से उठा लेंगे q² = p² 2 और यहाँ मान रख देंगे किसका, p² का। तो p का मान 2c है, तो p का मान यहाँ 2c रखा गया। यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ 4c² हो जाएगा, नीचे हमारा 2 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ये कितना आ गया हमारा 2c², तो यहाँ पे q² बराबर क्या हो जाएगा 2c², तो c² बराबर क्या हो जाएगा q² बटा में क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब है कि q² का गुणनखंड कितना होगा 2 होगा, तो q का भी गुणनखंड कितना होगा 2। अब तुम ही विचार करो कि p और q का गुणनखंड 5 नहीं 2 है। बोलो, यहाँ भी p का गुणनखंड 2 आ रहा है, यहाँ भी q का गुणनखंड 2 आ रहा है, इसका मतलब p को 2 काट पा रहा है और q को भी 2 काट पा रहा है। इसका मतलब है कि p और q का गुणनखंड कितना है भाई 2 है। और हम तुमको बोले हैं कि p और q का गुणनखंड 1 आना चाहिए। HCF मतलब क्या है, HCF का मतलब होता है कि एक ही ऐसा पाला है जो दोनों को काट सकता है, कोई और नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 2 है, जब 2 है तो p और q सहअभाज्य संख्या नहीं है, सिंपल बात है। और जब सहअभाज्य नहीं है तो आप जो ये माने हैं ये बातें क्या हो जाएगा गलत, अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में नए सेशन के साथ, नए जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।